कि धरती पर जो है जो पाए जाने वाले डेज़र्ट हैं वो दो प्रकार के होते हैं। डेज़र्ट में पहला डेज़र्ट होता है गरम क्षेत्र वाले या ट्रॉपिकल डेज़र्ट कहते हैं, और दूसरा हम कहते हैं पोलर डेज़र्ट। यानी कि इस तरह से मेन डिफरेंस ही है वो। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पोलर और डेज़र्ट वाला ही जो है या ट्रॉपिकल ही डेज़र्ट ही आपका डेज़र्ट होगा। कुछ लोग शब्दों के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, धरती पर इसको क्या कहते हैं? पोल्स। और क्योंकि धरती पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है 0 डिग्री पर, तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण। तो उष्ण के कारण जो मरुस्थल बनते हैं वो आपके ट्रॉपिकल यानी 0 डिग्री के पास बनते हैं, और जो पोलर होते हैं वो धरती के दोनों ही पोल्स पर बनाए जाते हैं। तो धरती पर जो है मेन दो प्रकार के डेज़र्ट है, एक है आपके कोल्ड डेज़र्ट, दूसरे आपके पास हॉट डेज़र्ट। तो धरती पर सबसे बड़ा कोल्ड डेज़र्ट का नाम क्या है? अंटार्कटिका है। और धरती पर सबसे बड़ा हॉट डेज़र्ट का नाम क्या है? ये तो दो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाता है। लेकिन अब हम बात करें कि धरती पर हमारे डेज़र्ट जो है वो कितने जगहों पर बनते हैं, कितनी जगहों पर बनते हैं, और बनने का इसमें प्राइमरी रीज़न क्या है इसमें। तो सबसे पहले बनने का जगह पहले देख लेते हैं इसमें। ये सारे सेक्शन को मैंने कुछ जानबूझ के ऐसा लिया हुआ है जिससे कि हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के। सत्यम बेटा आप लिख रहे हैं, ज़्यादा लिख रहे हैं। मैप अब छोड़ दीजिए, होमवर्क का काम क्लास वर्क में करेंगे आप सभी लोग, यहाँ ध्यान दीजिए इसमें, अदरवाइज़ आपको हम भेज देंगे पीछे की क्लास में। आप डेज़र्ट को ज़रा देख लीजिए। डेज़र्ट जो है कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास जब आएगा तो आपको इन शब्दों के साथ सबसे पहले समझना है। अगर यहाँ लिखा है सब ट्रॉपिकल, कोस्टल रीजन, रेन शेडो रीजन, इंटीरियर डेज़र्ट और आपके पास पोलर डेज़र्ट। ये पोलर डेज़र्ट और ट्रॉपिकल डेज़र्ट के बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन ये सारे शब्द होते क्या हैं इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मैंने एक छोटा सा एक धरती बना लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर ऊपर में 2 पोल्स बना लेते हैं। तो पोल्स में जो डेज़र्ट पाए जाएंगे क्या कहेंगे इसको? पोलर। और क्योंकि धरती पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है 0 डिग्री पर। गर्मी पड़ती ही क्यों है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो सन का टेम्परेचर, सबसे पहले सन की लाइट 0 पर ही तो पड़ती है, इसलिए जहाँ पर लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल यानी उष्ण वाला क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपका 0 डिग्री के करीब रहेगा। अब ये करीब कितना रहेगा ये पढ़ेंगे तो शायद दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो ये तो हो गया आपका ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन 30 डिग्री और उसके ऊपर 40 डिग्री के क्षेत्र को हम सब ट्रॉपिकल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि उष्ण के बाद आ जाता है उपोष्ण। उपोष्ण का मतलब होता है जहाँ पर गर्मी भी हो और थोड़ी सी गर्मी कम भी हो। जैसे एक काम करते हैं, जून के महीने में गर्मी ज़्यादा होगी और जुलाई अगस्त या सितंबर के महीने में गर्मी थोड़ी कम होगी। तो अगर कहें कि ट्रॉपिकल महीना कौन सा है तो जून का महीना है, और सब ट्रॉपिकल कौन सा है तो सितंबर का महीना। तो इस तरीके से हम लोग गर्मी और कम गर्मी वाले क्षेत्र के आधार पर जो है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल को देख रहे हैं। हालांकि धरती के ऊपर ट्रॉपिकल रीजन जो है 0 डिग्री के साथ कहा जाता है और सब ट्रॉपिकल कहा जाता है 30 डिग्री के बाद। 30 डिग्री के बाद वाला क्षेत्र जो होता है वो सब ट्रॉपिकल होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। हिंदी में बीच वाले को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो यहाँ पर ये 2 वर्ड हो जाने चाहिए, सब ट्रॉपिकल हो गया और ट्रॉपिकल हो गया। अब हम देख रहे हैं इसमें कोस्टल डेज़र्ट क्या होता है। कोस्टल डेज़र्ट में एक बात समझ में नहीं आती है कि कोस्टल डेज़र्ट बनते ही कैसे हैं। अगर समुद्र के किनारे बना हुआ है तो फिर तो इवेपोरेशन होगा और बारिश तो होना ही होना। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें कि कोस्टल रीजन पर बारिश कैसे नहीं होता है, क्योंकि ये धरती है आपको, और धरती समझने के लिए मुझे थोड़ा सा एक मैप बनाना पड़ेगा। अब हम एक जगह को ले लेते हैं, भारत को ले लेते हैं। धरती पर एक ही सिर्फ कंट्री बनाते हैं भारत। वर्ल्ड में आप अभी देखेंगे पूरे मैप में आपको मिलेगा इसमें। अब जो हम देख रहे हैं कि धरती घूम रही है कैसे, वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। ये इसका क्या है? कोस्टल रीजन है। और ये क्या है इसका? कोस्टल रीजन। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आएगा नहीं आपको। धरती पर इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन से क्या होता है? वाटर के वेपर्स बन रहे हैं और क्लाउड्स बन रहे हैं। अब देखेंगे क्लाउड्स यहाँ पर भी बन रहे हैं
जहाँ जहाँ पर कोस्ट है वहाँ पर तो बनेगा क्लाउड सिस्टम। लेकिन धरती घूम कहाँ से रही है? वेस्ट टू। जब धरती वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है यानी कि धरती इस तरफ भाग रही है। किस तरफ जा रही है धरती? ईस्ट की तरफ जा रही है। धरती ईस्ट की तरफ जा रही है, तो क्या वेस्ट में बनने वाला क्लाउड कभी भी भारत को मिलेगा? धरती कहाँ जा रही है? तो ईस्ट की तरफ अगर धरती जाएगी तो ये वेस्ट में जो क्लाउड बने हैं, क्या ये क्लाउड ये बारिश को कर सकेगा? क्योंकि धरती तो आगे की तरफ जा रही है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन का है आपका, अज्यूम करना आपको। आप एक चलती हुई बस में आप एक काम करते हैं, बॉल को थ्रो करें खिड़की के शीशे से बाहर, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि बॉल उसी जगह पर गिरेगी कि बॉल पीछे गिरेगी? तो जाहिर सा बात है कि जब ये इवेपोरेशन यहाँ पर हो रहा है और धरती आगे की तरफ भाग रही है, तो ये बादल तो पीछे की तरफ बरसेंगे ना, ये पीछे की तरफ बरसेंगे, ये आगे तो बरस नहीं सकते। इमेजिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये मानसून का बड़ा अच्छा कंसेप्ट बनता है बाद में। जबकि ये पूरब में जो बादल बन रहे हैं ना, ये पूरब में बादल बनने से ये धरती जब यहाँ पर आई घूम के, तो धरती ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ये बादल जो है धरती से टकराने के बाद यहाँ पर बारिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, धरती के ऊपर जितने भी ईस्टर्न कोस्टल रीजन है वहाँ पर तो बारिश होती है और वेस्टर्न कोस्टल रीजन पर बारिश नहीं होती। आप अगर ध्यान से मैप को देखें तो आपको ये मिलेगा। आपके पास वर्ल्ड का मैप है, उसको ज़रा निकालिए तो ज़रा एक बार आप ज़रा देखेंगे इसमें। मेरे पास जो मैप है उसको मैंने निकाल दिया। अब आप देखिए, हम कोस्टल रीजन की बात कर रहे हैं। अब बताइए ये कौन सा देश है? साउथ अमेरिका में ये पीला कलर का जो डेजर्ट है ये कहाँ पर है? नहीं, कहाँ पर है ये? आपका कोस्टल रीजन पर तो है, लेकिन ये ईस्ट में कि वेस्ट में? तो जाहिर सा बात है कि वेस्टर्न रीजन पे चला गया आपका। अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसका रीज़न कुछ अलग है, अलग अलग रीज़न है, ट्रॉपिकल वो सब आ रहा है इसमें। अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये रीज़न कहाँ पर जा रहा है? ये भी वेस्टर्न में जा रहा है। यहाँ पर कहाँ जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है। भारत में कहाँ जा रहा है? तो हमारे पास पहला रीज़न हुआ गर्म क्षेत्र होना चाहिए, दूसरा रीज़न हुआ ठंडा क्षेत्र होना चाहिए, तीसरा क्षेत्र हुआ कोस्टल रीजन होना चाहिए। कोस्टल रीजन का मतलब कहाँ पर कोस्टल रीजन? वेस्ट साइड का कोस्टल रीजन होगा, तो यहाँ पर ये डेजर्ट बनने के चांसेस होंगे। क्यों होंगे चांसेस इसमें? क्योंकि ईस्ट जो है, धरती जो है ईस्ट की तरफ जा रही है और इसके जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो ईस्टर्न घाट के ऊपर तो बारिश करेगी, लेकिन वेस्ट तक पहुँचते पहुँचते उनका बारिश ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण जो है ये जो है बचा हुआ क्षेत्र जो है वो डिजर्टिफाइड होने के चांसेस बनते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके। अब हम इन क्वेश्चंस के कोस्टल रीजन हमने देख लिया। इसमें रेन शैडो रीजन का एक क्वेश्चन आता है इसमें, जो कि एग्ज़ाम में भारत के साथ ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। रेन का शैडो क्या होता है? आप खड़े हो जाइए मोहित, बताइए रेन शैडो क्या होता है? रेन शैडो समझाइए, क्या होता है रेन शैडो? देखिए इधर से देखिए, समझ में आ जाएगा, खड़े खड़े ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए अब जो है यहाँ पर बादल बन रहे हैं और ये बादल जो है इस तरफ मूव कर रहे हैं और माउंटेन से टकरा जा रहे हैं। माउंटेन से टकराने वाले जो बारिश होती है इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा के रूप में जानते हैं। अब मुझे बताइए कि ये जब बादल इसे टकरा जाएंगे तो बारिश हो जाएगी, ये बादल अब पहाड़ के पीछे जाएगा क्या? तो ये रीज़न जो हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? रेन शैडो। क्या कहेंगे? और भारत में सबसे बड़ा रेन शैडो जो रहता है अरावली के पीछे का भाग, अरावली के पीछे का भाग। लेकिन ये बात हमें पूरी तरह से समझनी नहीं है। अरावली इतना बड़ा माउंटेन नहीं है कि वो पूरी तरह से रोक दे। इसके साथ साथ हिमालय के ऊपर के लद्दाख के जो रीजन है ये भी रेन शैडो को बना रहे हैं, क्योंकि भारत का ये बारिश जो है ना, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन था आपका, थोड़ा सा देखेंगे ऐसे कर। भारत का नक्शा मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ऐसे ये कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश होगा, ये तमिलनाडु होगा, ये तो जम्मू कश्मीर में जैसे ये लद्दाख की पहाड़ी है ना, इसमें तो लद्दाख के पीछे जो है ये बारिश नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि इसके माउंटेन इतने ऊंचे हैं ना कि ये बारिश को यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते, जिसके कारण लद्दाख का रीज़न क्या होता है? रेन शैडो रीज़न चला जाता है। तो भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो रेन शैडो होने के कारण बारिश को रिसीव नहीं कर पाते। इस बात को हमें समझना।
तो हमने क्या रेन शैडो समझ लिया? तो रेन शैडो होने से भारत में कौन सा बड़ा डेजर्ट पाया जाता है? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कौन से माउंटेन के कारण बना है? अरावली धरती का सबसे पुराना माउंटेन है। जाहिर सी बात है एक दिन में नहीं बना है। तो अभी के समय जो रेन शैडो दिख रहा है हमें, वो सबसे पहले बहुत ऊंचा पर्वत हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें इरोजन होने के साथ साथ अब वो छोटा हो गया है और फिर भी ये रेन शैडो रीजन बना हुआ। अब हमने रेन शैडो पढ़ लिया, इंटरनल रीजन पढ़ लेते हैं कि इंटरनल रीजन या इंटीरियर रीजन क्या होता है जिसके कारण वो डिज़र्ट बनने के चांसेस होंगे। इंटीरियर रीजन में जो है या तो पानी का स्रोत कम है, बारिश कम होना, लोकेटेड फार फ्रॉम द ओशंस, यानी कि उसके पास ओशन बहुत दूर दूर तक नहीं होगा। ओशन होने से क्या होता है? इवेपोरेशन होगा। अच्छा, नदियों से कितना इवेपोरेशन हो सकता है? नदी तो बहुत छोटी है ना, इसमें आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि रिवर और पूरे धरती पर रिवर को जोड़ लीजिए और ओशन को जोड़ लीजिए, तो पूरी धरती पर जो रिवर है या वाटर के दूसरे सोर्सेज हैं वो सिर्फ 2%, यानी रिवर ले लीजिए, लेक ले लीजिए और क्या स्प्रिंग्स ले लीजिए, पॉन्ड ले लीजिए, सबको मिलाकर कितना परसेंट है? 2%। और ओशन है 98%। तो जाहिर सी बात है इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो ओशन का इवेपोरेशन से तुलना अगर करें इसमें, तो रिवर बहुत छोटा है, उसका इवेपोरेशन से क्लाउड भी नहीं बनेगा। कुछ देर के लिए मानिए अगर पटना का गंगा नदी से इवेपोरेशन होता है तो क्या पटना तक में भी बारिश बनेगा? उससे उतने बादल से पटना को भी बारिश नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है क्लाउड का फॉर्मेशन मेनली कहाँ पर होता है? ओशन में होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई देश जो है ओशन से बहुत दूर है, खासकर दूर में, ईस्ट में कि वेस्ट में? वेस्ट में है, तो फिर उसके पास डेजर्ट बनने के चांसेस बनेंगे। तो ये आपके इंटीरियर रीजन। मॉइस्चर लॉस्ट हो जाएगा, रीचिंग इनलैंड्स होगा। मॉइस्चर लॉस्ट कब होता है आपका? या तो उस देश में जो है पानी की कमी होगी। जैसे मान लेते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को एक नदी से पानी देने के लिए मना कर दिया। कौन सा नदी था? सिंधु जल बंटवारा। 1960 में हमने एक संधि की थी पाकिस्तान के साथ कि हम सिंधु नदी का पानी उसको देंगे इसमें, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चलाने के समय हमने रिवर इंडस को हमने कहा कि आप तो हम पानी नहीं देंगे, दुश्मन को हम पानी देंगे और वो हमारे ही लोगों को मारेगा। हालांकि अभी अमरनाथ की यात्रा के लिए आपको, मुझे बड़ा अजीब लगा इसमें, आपको कैसा लगेगा? बात बताइए कि भारत जो है हिंदू बहुल देश है और अमरनाथ की यात्रा पूरी तरह से एक रिलीजियस यात्रा है, और उस यात्रा के लिए हमने जो है लगभग 2 लाख सैनिक लगाए सुरक्षा के लिए। आप मुझे बताइए कि विश्व में कोई और ऐसा देश है जिसका देश का प्राइमरी धर्म वही हो और वो अपने धर्म की रक्षा के लिए इतनी सेना लगा दे? कोई है ऐसा देश दिखता आपको? कोई ऐसा देश नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। 1,66,000 जो है सेना लगी हुई है इसमें, और इस बार पहली बार हमने एक और सेना को ऑपरेट किया है जिसका नाम है आपका बाज़ बटालियन। बाज़ बटालियन मेनली किसका है? ड्रोन वाला बटालियन, जो पूरी तरह से ड्रोन सैटेलाइट के साथ इमेजेस लेगा। लेकिन ये सब तो ठीक है अपने लिए, अपने ही देश में अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की सेलिब्रेशन के लिए हमें जो है उनको लोगों की रक्षा के लिए जो है इतनी सेना लगानी पड़ रही है। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि भारत को सीधे तौर पे जो है जो दुश्मन है उनको अपने कामों की सज़ा दे देनी चाहिए ना, क्यों हम बचा करें, है ना। आप अगर किसी देश के धार्मिक भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं तो फिर तो आपको ख़त्म ही कर देना ठीक होगा। मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। अलग अलग लोगों का अपना विचार हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा विचार है इसमें। चलिए छोड़ते हैं। तो हम लोग डेजर्ट के रूप में ये 5 डेजर्ट को पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट में पहले लिखेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ डेजर्ट, हेडिंग बना लेंगे टाइप्स ऑफ डेजर्ट। बहुत अच्छे से लिखेंगे, हैंड राइटिंग को गलत नहीं करना। टाइप्स ऑफ डेजर्ट बनाएंगे। डेजर्ट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। Deserts are mainly of 2 types. Number 1 hot desert, number 2 cold desert. Deserts are mainly of 2 types. Number 1 hot desert, number 2 cold desert. हॉट डेजर्ट के ब्रैकेट में लिखेंगे सहारा, हालांकि बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी लिखेंगे सहारा। सहारा सुना है ना? ऐसा नहीं कि सहारा भारत वाला एक कंपनी सोच लीजिएगा, वो सहारा नहीं। तो सहारा लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे एंटार्क्टिका। तो कोल्ड डेजर्ट में एंटार्क्टिका लिख लेंगे इसमें। लिख लिए? चलिए अब हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे कैसे डेजर्ट बने हैं। अब हम लिखेंगे इसमें रीजन ऑफ डेजर्ट ऑन द अर्थ। रीजन ऑफ डेजर्ट
ऑन द अर्थ, REGION, RESION नहीं है, REGION, रीजन ऑफ डेजर्ट ऑन द अर्थ। धरती पर डेजर्ट बनने के कौन से कारण हैं, इसको लिखें, अंडरलाइन करके लिखेंगे। देयर आर 5 मेजर रीजन्स, देयर आर 5 मेजर रीजन्स ऑफ डेजर्ट ऑन द अर्थ। देयर आर 5 मेजर रीजन्स ऑफ डेजर्ट ऑन द अर्थ। तो डेजर्ट बनने के 5 मुख्य कारण हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले लिखेंगे इसमें सब ट्रॉपिकल, इसमें लिखेंगे, इसमें आप इस प्रेशर बेल्ट को अभी पूरा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ समझाने का मैं प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि ये या तो मैं इसको लिखा के छोड़ दूँ या मुझे समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा समय लेंगे, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, थोड़ा समय लेना पड़ेगा मेरे को। धरती पर हम प्रेशर बेल्ट को बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं। ये हम ले लेते हैं 0, इसको ले लेते हैं 30, इसको ले लेते हैं 60 और इसको ले लेते हैं 90। प्रेशर बेल्ट को पहले समझ लेते हैं, फिर कैसे जाएगा। धरती पर 0 डिग्री में टेम्परेचर ज़्यादा पड़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से यहाँ का हवा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होकर ऊपर उठेगा। ठीक बात है, ध्यान से देखेंगे कंसेप्ट। देखिए, आपको एग्ज़ाम में लिखा हुआ क्वेश्चन अब नहीं आएगा, जिसके दिमाग में जितना घुस जाए वही एग्ज़ाम का अच्छा एस्पिरेंट है। 0 डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हवा यहाँ से उठेगा। अब ये उठेगा तो जाहिर सी बात है कहीं तो बैठेगा, तो 4 हवा उठा था तो 2 इधर बैठ गया और 2, और इनके पास पहले भी तो हवा था ना। तो ये वाले क्षेत्र को ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिकल, जिसका हवा उठ गया। तो हवा उठने से क्या बन गया, लो प्रेशर, लो प्रेशर। लेकिन यहाँ हवा बैठ गया, तो हवा बैठने से क्या हो गया, तो एक्चुअली में सब ट्रॉपिकल वो होता है जहाँ पर प्रेशर बड़ा हाई होता है। प्रेशर हाई कैसे होता है, क्योंकि ये 0 डिग्री का हवा उठ के यहाँ पर बैठा होता है। प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे पहले। तो यहाँ पर हवा जब ज़्यादा होगा, इसमें बैठा होगा इसमें, तो हवा का मूवमेंट जो है ना बिल्कुल रुक जाएगा। हवा का मूवमेंट बिल्कुल रुक जाएगा इसमें, और रुकने के बाद क्या करना, जैसे मान लीजिए कुछ देर तक इधर बैठे रहें इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट चलाना पड़ेगा, यहाँ का हवा को भेजना पड़ेगा। तो हवा यहाँ पर बैठा रहेगा इसमें, तो जाहिर सी बात है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को पूरी तरह से वो ड्रेन कर देगा, ना ही इवेपोरेट होने देगा और ना ही इसको ड्राई होने देगा। तो इसके कारण क्या होगा, जैसे कि आप एक काम करिए, गमले में मिट्टी डाल के पानी से भर दीजिए, कुछ समय बाद क्या होगा, वो मिट्टी सड़ जाएगी। सड़ना बस देखते हैं आप उसमें, ऐसा करके जो हाई प्रेशर का एक रीज़न बन जाएगा। अब हम लोग जो है इसी हाई प्रेशर को बाद में हम पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ इतना ही लेके चलेंगे। तो सब ट्रॉपिकल हमेशा ही हाई रहता है। हाई प्रेशर बेल्ट, सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट इसका उदाहरण है। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए इसमें, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा आपको। दूसरा आपके पास कोस्टल डेजर्ट हो गया, समझा दिया मैंने। कोस्टल डेजर्ट कहाँ बनते हैं, ईस्ट में कि वेस्ट में, वेस्ट में बनते हैं। आटाकामा डेजर्ट, नबीब डेजर्ट।
रेन शैडो डेजर्ट। रेन शैडो डेजर्ट में आप उसको भारत का थार भी लिख सकते हैं, है ना, थार ऑफ इंडिया या थार ऑफ राजस्थान, ऐसे करके। डेथ वैली बड़ा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है आपका, ये सब आपके एटलस में देखने वाला है। तो प्रकार के हमने बातें कर ली, टाइप्स ऑफ डेजर्ट ऑन द अर्थ बात कर लिया इसमें। अब हेडिंग बनाएंगे इसमें इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स एंड देयर लोकेशन। इम्पॉर्टेंट डेजर्ट एंड देयर लोकेशन, अभी आप लोग एटलस का यूज़ भी करेंगे इसके साथ। इम्पॉर्टेंट डेजर्ट एंड देयर लोकेशन, हेडिंग बनाएंगे इम्पॉर्टेंट डेजर्ट एंड देयर लोकेशन। धरती पर सबसे बड़ा जो डेजर्ट है उसके साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले दिख रहा है आपको, देखिए इसको मैंने दो तरीके से तैयार किया था। स्लाइड को ज़रा देखेंगे इसको कैसे तैयार किया था मैंने। सबसे पहले मैंने सोचा कि इसका एक शॉर्ट वर्जन दे देते हैं, अंटार्कटिक डेजर्ट इतना, पोलर अंटार्कटिका, ऐसा करके बना देते हैं। फिर मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में अगर बाई चांस इसमें कुछ डिस्क्रिप्शंस आ गए तो फिर तो स्टूडेंट जो है फंस जाएगा, तो इसलिए जो है इसको हम बाद में लिखेंगे लेकिन इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लिखने में इजी लगेगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा लिख लीजिए। आप लिखेंगे पहले इसमें अंटार्कटिक डेजर्ट, अंटार्कटिक डेजर्ट। जिनको अंटार्कटिक नहीं पता है उनको पता होना चाहिए कि साउथ पोल को अंटार्कटिक कहा जाता है और नॉर्थ पोल को आर्कटिक कहा जाता है। आर्कटिक, अंटार्कटिक, ऐसा करके क्वेश्चंस बनेगा। क्या लिख लिया आपने इसको? तो इतना स्लो लिखेंगे फिर तो नहीं चल पाएंगे आप स्पीड में। आर्कटिक डेजर्ट लिखेंगे, साइज़ भी ज़रूर लिखना है इसको। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ पर है ये। कनाडा है, ग्रीनलैंड पर है, आइसलैंड पर है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, रशिया। ये लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, आप इसको पक्का से पक्का लिखिएगा इसमें। ये भी कोल्ड डेजर्ट, आर्कटिक अंटार्कटिक के साथ कोल्ड लिखने से नहीं भी इसे लिखने से काम चल जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है पोल है तो कोल्ड ही होगा।
नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड पूछा जाता है इसका नाम है ग्रेट सैंडी। टिक कर दिया, एग्ज़ाम का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ग्रेट सैंडी। फास्ट लिखना है आपको, सोना नहीं है, आपको एकदम नॉर्मल स्पीड दी गई है। रुक के लिखेंगे तो आप ज़िंदगी भर में पूरा कोर्स नहीं कर पाएंगे। सोचिए इस स्पीड से चलेंगे तो आपको 1 साल लगने वाला है और आपके हिसाब से 3 साल लग जाएगा लिखने में सिर्फ। बताइए, कंटेंट पूरा होना चाहिए बहुत। अच्छा, स्लो है फास्ट है? अभी हम लोग फास्ट चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं? फास्ट चल रहे हैं, मॉडरेट है ये। स्लो का तो जब कोई जगह ही नहीं, स्लो का कोई जगह नहीं। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। आप सोचिए कि जैसे जैसे जो है ना डिजिटलाइज्ड हो गया एजुकेशन ना, वहाँ पर क्वेश्चन का स्लैब इतना ज़्यादा हो गया कि पहले ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के नहीं आते थे। इसमें आप जो है बिल्कुल सीधे मल्टीपल चॉइस के 4 ऑप्शंस में से 3 जानना ज़रूरी है आपके पास, तब आपको ऑप्शंस बनेगा। सब ट्रॉपिकल भी लिखना ज़रूरी है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण और उपोष्ण, यानी कि गर्म और ठंडे के बीच में। नेक्स्ट आ जाएंगे गोबी डेजर्ट, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट। थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है कवर अप करें। लोकेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। ये सब लोकेशन जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। लोकेशन ही ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम पूछा गया था कि विच ऑफ द कंट्री इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट। आप बता सकते हैं कौन सा हो कुछ होगा? सहारा डेजर्ट में पड़ने वाले 4 देश का नाम ही बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी ही नहीं आप। पाकिस्तान, सहारा डेजर्ट कह रहे हैं तो पाकिस्तान इंडिया बोल रहा है। आपको तो आंसर देना ही नहीं चाहिए। सहारा डेजर्ट भारत पाकिस्तान में कहाँ से यार? थार है वो। अब सर पीटिए बस, एग्ज़ाम के बाद वैसे ही सर पीटिएगा, अरे क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्वेश्चन गलती कर दिया मैंने। सहारा कहाँ पर? अफ्रीका में है। थार है इंडिया पाकिस्तान में। क्वेश्चन वैसे ही रहने वाला आपका। गोभी लिख लिया आप? खाने वाला गोभी नहीं है ये। अब लिखे सहारा डेजर्ट और इसके साथ लिखेंगे पूरे देश। अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, मॉरिटेनिया हो गया, मोरक्को, नाइजर, सूडान एंड टूनेशिया। लगभग 11 देश हैं। इसमें 4 तो ऑप्शन देश के पूछे ही जाते हैं, कौन सा देश सहारा में है और कौन सा देश सहारा में नहीं है। सहारा मतलब डेजर्ट में नहीं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप में से फाउंडेशन में लास्ट अटैम्प्ट जिनका होगा वो बताइए। जो फाउंडेशन रहते रहते उनका वो लास्ट अटैम्प्ट आ जाएगा एग्ज़ाम का। वैसे स्टूडेंट्स को इस बार एनडीए के प्रैक्टिस में रखा जाएगा, है ना। उनका मैंने एक बच्चा है आपके बीच में जिनका फाउंडेशन में रहते समय ही लास्ट अटैम्प्ट होगा, यानी कि 12th में जब अपेयरिंग होगा